हेलो स्टूडेंट्स, मैं यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में आज जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, हाल ही में कहां पर आयोजित होने वाले श्रावणी मेले, किसको श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो मेला लगता है कहां पर, श्रावणी मेला लगता है, यह कहां पर आयोजित होता है, जिसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। तो यह कहां पर आयोजित होता है, यह देवघर झारखंड में आयोजित होता है। कहां पर, देवघर झारखंड। कहां पर आयोजित किया जाता है, देवघर झारखंड में आयोजित किया जाता है। आप देखिए जो यह मेला है श्रावणी मेला, इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसका आयोजन श्रावण माह में किया जाता है। कब किया जाता है, श्रावण मास में किया जाता है। अब देखिए जो यह श्रावणी मेला है यह कहां पर लगता है, देवघर झारखंड में लगता है। तो देखिए इसमें वो मंदिर कौन सा है, तो जो वो मंदिर है उसका नाम है बैद्यनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पर क्या होता है, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पर क्या होता है, वहां पर वह मेला लगता है। जो कांवड़िया वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पर बम भोले की आवाज क्या होती है, गूंजती है। और इसको क्या कर दिया गया है, इस समय स्थगित कर दिया गया, जो कहां पर लगता है, देवघर झारखंड में लगता है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, झारखंड की आई है। अब झारखंड में श्रावणी मेला लगता है, वो भी कहां पर, बैद्यनाथ मंदिर पर लगता है। कब, श्रावण मास को लगता है। और देखिए एक इसी से जुड़ा एक और बात कि विश्व का सबसे लंबा धार्मिक मेला, विश्व का सबसे लंबा धार्मिक मेला कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा धार्मिक मेला यह जो श्रावणी मेला है यह है। विश्व का सबसे लंबा धार्मिक मेला, सबसे लंबा धार्मिक मेला अगर कौन पूछ लिया जाए कौन है, तो वह कौन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है सबसे लंबा, तो वह श्रावणी मेला है, जो कहां पर आयोजित किया जाता है, देवघर झारखंड में आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात है कि इसकी झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी रांची है। और रांची, देखिए रांची से प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है, रांची है। कौन, रांची है। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। कौन है, हेमंत सोरेन है। और गवर्नर की बात करें तो झारखंड के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन, द्रौपदी मुर्मू क्या है, झारखंड के वर्तमान में गवर्नर है। और देखिए अभी हाल ही में कल आपको बताया गया कि कृतिका पांडे, कौन, कृतिका पांडे कहाँ की रहने वाली है, झारखंड रांची की रहने वाली है, जिनको पुरस्कार दिया गया था। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ है। किनका, सरोज खान का निधन हो गया है, वे कौन थी, तो सरोज खान बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी। क्या थी, कोरियोग्राफर थी। तो अभी हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया है, वे बॉलीवुड की एक मशहूर कोरियोग्राफर थी। अब देखिए यहाँ पर जो कोरियोग्राफर है एक आधे बॉलीवुड की थी, इसकी पहले बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की थी। और इस समय क्या हो गया है कि बॉलीवुड को पता नहीं किसकी नजर लगी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉलीवुड में जो एक से एक सितारे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, दिन पर दिन वो क्या होते जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, यानी कि उनका निधन होता चला जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले इरफान खान, उसके बाद अभी चर्चे में है सुशांत सिंह, उसके बाद अभी हाल ही में किसका निधन हो गया, सरोज खान का निधन हो गया। और ये कौन थी, बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर। देखिए यहाँ पर कोरियोग्राफर की बात समझ में नहीं आ रही हो तो कोरियोग्राफर का मतलब होता है डांस सिखाने वाला। कौन, डांस सिखाने वाला। कोरियोग्राफर का मतलब क्या होता है, डांस सिखाने वाला। अब यहाँ पर एक क्या थी, महिला थी, तो क्या हो जाएगा, डांस सिखाने वाली। तो कोरियोग्राफर क्या होता है, डांस सिखाने वाला होता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि जो हेमा मालिनी है, जो अभी कुछ दिनों पहले उनका निधन हुआ था। देखिए हेमा मालिनी और कई ऐसी महिलाएं जिनको मतलब कई ऐसी अभिनेत्रियां जिनको क्या कर चुकी हैं, जो सरोज खान है ये क्या कर चुकी हैं, ये अपने तरफ से प्रशिक्षण दे चुकी हैं या उनको डांस सिखा चुकी हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेमा मालिनी को डांस किसने सिखाया तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए किसने कौन सिखाया था, जो हमारी सरोज खान का अभी हाल ही में निधन हुआ है इन्होंने सिखाया था।
तो जो सरोज खान है ये क्या थी, एक बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर थी और इनका अभी हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से, क्या, दिल का दौरा पड़ने से 71 वर्ष की उम्र में, 71 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। तो सरोज खान का अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। वे कौन थी, तो एक मशहूर कोरियोग्राफर थी, कहाँ की, बॉलीवुड की। और क्यों इनका निधन हुआ, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और एक और बात, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये 3 बार, कितनी बार, 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रह चुकी हैं। क्या कर चुकी हैं, 3 बार नेशनल जो अवार्ड होते हैं, जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, उनको इन्होंने कितनी बार जीता है, 3 बार जीता है। 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, राष्ट्रीय पुरस्कार विनर रह चुकी है। आई बात समझ में, विनर रह चुकी है। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर बात आई है, देखिए शेषनाग, अब शेषनाग यहाँ पर क्या होने लगी, मालगाड़ी भी चलने लगी। यहाँ पर क्या हुआ कि हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो जो यह शेषनाग है, जो मालगाड़ी, इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। कितनी, 2.8 किलोमीटर, यानी कि 2800 मीटर है। इतनी लंबी रेलगाड़ी है। और यह कहां से कहां तक चली, तो जो यह रेलगाड़ी है यह महाराष्ट्र से, कहां से, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक, कहां तक, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक चली। कहां से कहां तक चली, तो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच चलाई गई है या चली है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2.8 किलोमीटर है। अब देखिए जो यह मालगाड़ी है यह इतनी लंबी है, यह हुआ कैसे, तो क्या हुआ कि 4 मालगाड़ियां थी। कितनी, 4 मालगाड़ी थी और चारों को एक में क्या कर दिया गया, एक में जोड़ दिया गया। क्या किया गया, चारों को एक में एक करके क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिससे क्या हो गया कि जो इनकी लंबाई है वह कितनी हो गई, 2.8 किलोमीटर हो गई। और यह विश्व की सबसे लंबी रेलगाड़ी होने का रिकॉर्ड बना दिया है। कितनी लंबी है, शेषनाग इसका नाम है, कितनी लंबी है, 2.8 किलोमीटर लंबी है। और ये कहां से कहां तक चली, तो छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच चलाई गई है। और ये कितनी मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई है, तो 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई। अगर इसमें डिब्बों की बात की जाए, इसकी अगर इसमें अगर डिब्बों की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डिब्बों की बात की जाए, तो इसमें कुल 251 डिब्बे हैं। कुल कितने डिब्बे हैं, तो कुल 251 डिब्बे हैं। मतलब डिब्बों की संख्या कितनी है, 251 है। अब देखिए जो यह शेषनाग जो है, इससे पहले भारतीय कोई, इससे भी पहले कोई भारतीय बड़ी मालगाड़ी रही होगी, तो वह कौन थी, तो इससे पूर्व, किससे पूर्व, शेषनाग से पूर्व, इससे पूर्व भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम था सुपर एनाकोंडा। क्या, सुपर एनाकोंडा। देखिए नाम पर मत जाइएगा, नाम क्या किया गया, ऐसा रखा गया है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इससे पूर्व, मतलब शेषनाग से पूर्व भारत की अगर सबसे लंबी मालगाड़ी की बात की जाए तो कौन थी, सुपर एनाकोंडा थी। अगर इसकी लंबाई पूछ दी जाए तो इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो अभी हाल ही में शेषनाग नाम की मालगाड़ी ने विश्व की सबसे लंबी पटरी पर दौड़ने वाली मालगाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच चलाई गई है। और जो यह शेषनाग मालगाड़ी, इसमें टोटल 251 डिब्बे हैं। इसमें 4 मालगाड़ियों को जोड़ा गया है। और अगला पॉइंट, इससे पहले भारत की सबसे बड़ी रेलगाड़ी मालगाड़ी का नाम क्या था, सुपर एनाकोंडा, जिसकी लंबाई कितनी थी, 2 किलोमीटर लंबी थी। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के दिल्ली में, कहां पर, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर क्या किया गया है कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में
भारत का या देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया, तो कहां पर स्थापित किया गया है, दिल्ली में स्थापित किया गया। आप देखिए जो प्लाज्मा होता है, अभी आपको कल पिछली वीडियो में बताया गया कि जो यहाँ पर क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक मुहिम चलाई है, क्या की है, एक मुहिम चलाई है जिसमें क्या होगा कि बताया गया प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत उसकी कई ऐसी मतलब उसकी कई ऐसी शाखाएं थी जिसमें क्या हुआ कि प्रचलित में थी, यानी प्रचलन में थी। जैसे आपको बताया गया कई उसके जो प्लाज्मा थेरेपी उसके कई प्रोजेक्ट इस समय वर्तमान में चर्चा में रहे हैं। जैसे आपको बताया गया था एक प्लेटिना प्रोजेक्ट, कौन बताया गया था, प्लेटिना प्रोजेक्ट बताया गया था, और इसको महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया था, लॉन्च किया था, जिसके तहत 500 लोगों को एक साथ ट्रायल और ट्रीटमेंट, 500 मरीजों पर एक साथ ट्रायल और ट्रीटमेंट दोनों किया जाएगा, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्लेटिना प्रोजेक्ट है। तो इसमें देखिए होता क्या था कि यहाँ पर प्लाज्मा बैंक की बात की गई, तो प्लाज्मा इसमें बताया गया था कि प्लाज्मा जो प्रश्न था इसमें आपको बताया गया था प्लाज्मा क्या होता है, तो आपको बताया गया कि जो जितने भी क्या होता है कोविड-19 से जो पहले के मरीज मतलब संक्रमित रह चुके हैं, मान लीजिए कोई क्या है कोविड-19 से संक्रमित रह चुका है और वह ठीक हो गया, अब वर्तमान में क्या हो गया, ठीक हो गया, तो जो उसका ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा पाई जाती है और वो उस प्लाज्मा में क्या हो जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है, और जब वो एंटीबॉडी बन जाती है तो क्या किया जाता है कि जो वर्तमान में संक्रमित व्यक्ति है उस जो सही हो गया उसके ब्लड से एंटीबॉडी, उसके प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकालकर कहां पर प्रस्थापित कर दिया जाएगा, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है जो वर्तमान में जो मरीज क्या है जो कोविड-19 से संक्रमित है। और इस प्रकार से क्या होता है जब उसमें उसका जो एंटीबॉडी होता है अगर वह स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसके ठीक होने के या सही होने के आसार क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, संभावनाएं क्या हो जाती है, ठीक होने की अधिक हो जाती है। और तो उसी को बताया गया, तो वही क्या होता है, वही प्लाज्मा होती है। तो यहाँ पर बताया गया प्लाज्मा बैंक देश का पहला कहां पर स्थापित किया गया, तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, दिल्ली में स्थापित किया गया। और प्लाज्मा बैंक क्या होता है, तो देखिए इसमें आपको बताया गया अभी इसमें क्या किया जाएगा, जो भी प्लाज्मा होगी उनको क्या किया जाएगा, उनका एक बैंक बनाया जाएगा। बैंक का मतलब उसको इकट्ठा करके क्या होगा कि उसमें जहां पर भी ऐसी आवश्यकता होगी वहां पर क्या किया जाएगा, आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में होगी। अब देखिए यहाँ पर प्लेटिना प्रोजेक्ट इस समय ज्यादा चर्चा में है और यह देश का पहला बना है, इस काम से अभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया गया है, दिल्ली में। अगर दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम, तो कौन है, अरविंद केजरीवाल है। इसके सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और गवर्नर की बात करें तो अनिल बैजल है, कौन, अनिल बैजल। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तुत संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। इस संशोधन के बाद पुतिन और कुल कितने कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं या राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो अभी एक संशोधन किया गया, उस संशोधन के मुताबिक 2 कार्यकाल तक ये जो व्लादिमीर पुतिन है वे और राष्ट्रपति रह सकते हैं। कितने कार्यकाल तक, 2 और कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, व्लादिमीर पुतिन की। तो व्लादिमीर पुतिन कौन है, ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है। कहाँ के राष्ट्रपति है, रूस के। कहाँ के, रूस के राष्ट्रपति हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन। और इन्होंने क्या किया है, इस समय एक संशोधन किया, उस संशोधन में क्या किया गया है, जनता का सपोर्ट मिला है और कहा गया है इस संशोधन में कि ये क्या करेंगे, जो व्लादिमीर पुतिन है ये 2 कार्यकाल तक और क्या कर रह सकते हैं, राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, रूस के। कहाँ के, रूस के। अब देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है ये रूस के पहली बार राष्ट्रपति कब बने, तो 2000 में क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। कब, 2000 में। और 2000 से 2004 तक ये राष्ट्रपति रहे, मतलब प्रेसिडेंट रहे कब, 2000 से 2004 तक। और जो इनका कार्यकाल होता है वहां पर वो 4 वर्ष का होता था। फिर उसके बाद देखिए पहला कार्यकाल 2000 से 2004 तक, दूसरा कार्यकाल 2004 से 2008 तक रहा, दूसरा कार्यकाल। फिर देखिए 2008 में 8 तक ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। लेकिन 2008 के बाद 2008 से 2012 तक, कब, 2012 तक क्या हुआ, जब 2008 तक का इनका जो राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल था
उसमें क्या गया, जब कार्यकाल राष्ट्रपति का समाप्त हुआ तो ये 2008 के बाद प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि पीएम बन गए। और 2008 में क्या बने? पीएम बने, वहां के प्रधानमंत्री बने रूस के। और 2008 से 2012 तक रहे प्रधानमंत्री के तौर पर। पहले दो कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर, फिर 2008 से 2012 तक ये क्या रहे? प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर रहे। और जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने 2 संशोधन किया। उस समय क्या किया? प्रधानमंत्री बनकर इन्होंने 2 संशोधन किया, 2 संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन क्या था? कि पहला संविधान संशोधन यह था कि कोई भी व्यक्ति हो वह 2 से अधिक बार राष्ट्रपति रह सकता है। कितनी बार? 2 से। देखिए इन्होंने 2 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 2 संशोधन किए। और उन 2 संशोधनों में क्या बताया गया? पहला संशोधन था कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार क्या रह सकता है? अधिक बार राष्ट्रपति रह सकता है। क्या रह सकता है? राष्ट्रपति रह सकता है। तो पहला संशोधन 2 से अधिक बार कोई राष्ट्रपति रह सकता है। और दूसरा संशोधन इन्होंने यह किया कि जो कार्यकाल होगा, अब कार्यकाल पहले कितने का होता था? यहाँ पर पीछे ऊपर पता चला है कितने का होता था? 4 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो कार्यकाल होगा अब वो कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा। तो जो रूस है इसके वर्तमान में इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। 2000 से 2004 तक इनका राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल रहा, दूसरा 2004 से 2008 तक। उसके बाद 2008 में ये प्रधानमंत्री बनते और प्रधानमंत्री 2008 से 2012 तक रहे। और उस दौरान इन्होंने क्या किया? एक संशोधन किया और कहा कि कोई 2 संशोधन किए इन्होंने। पहला संशोधन था कि कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति रह सकता है रूस का। उसके बाद अगला संशोधन किया इन्होंने कि जो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का वो 4 वर्ष का नहीं रहेगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 6 वर्ष का हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा? 2012 तक तो क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद 2012 के बाद फिर देखिए क्या हुआ कि 2012 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद जब उन्होंने संशोधन कर लिया तो संशोधन के बाद फिर 2012 से 2018 तक, कहां तक? 2012 से 2018 तक फिर से राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार नियुक्त किए गए। कब? तीसरी बार 2012 से 2018 तक। और इस समय कार्यकाल कितना बढ़ाया कर दिया? 4 से 6 कर दिया। प्रधानमंत्री बनकर कार्यकाल बढ़ाया था। उसके बाद 2018 से 2024 तक इनका कार्यकाल अभी है। कब तक है? 2024 तक है वर्तमान में। और एक चौथा इनका कार्यकाल है। 2018 से 2024 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। लेकिन इस समय वर्तमान में इन्होंने फिर से एक संशोधन किया है। क्या किया है? फिर से एक संशोधन किया है। और इस संशोधन को इन्होंने जनता जो संविधान में प्रस्ताव पेश किया इस संशोधन का। और प्रस्ताव पेश करने के बाद इन्होंने जनता का मत मांगा, यानी कि जनता का विचार प्रस्तुत करवाया। तो जनता ने क्या किया? इनका फुल सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया इनको। तो जब पूरा सपोर्ट किया भाई तो इन्होंने एक संशोधन देखिए इस बार संशोधन क्या किया कि अब जो व्लादिमीर पुतिन है ये 2 बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितने बार? 2 बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं, या 2 कार्यकाल इनका और रहेगा। यही संशोधन है। और जब इन्होंने अपनी जनता से इसके बारे में पूछा तो जनता ने क्या किया? पूरा सपोर्ट किया। जब पूरा सपोर्ट किया तो अब क्या करे रहेंगे? अब 2024 तक तो रहेंगे ही। 2024 से अब 2030 तक अगला कार्यकाल होगा इनका, 2030 तक। अब फिर 2030 से कब तक रहेंगे? 2036 तक रहेंगे राष्ट्रपति। आई बात समझ में? तो यही 2 कार्यकाल इनका क्या किया गया? इस समय बढ़ाया गया। और सभी क्या हुए थे? पहले बड़े हुए थे। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। और यहाँ से देखिए अब 2000 से 2036 तक लगातार 36 वर्षों तक यह क्या रहेंगे? वहां के राष्ट्रपति एक बार केवल प्रधानमंत्री रहे थे और हमेशा क्या रहेंगे? वे राष्ट्रपति 2036 तक रहे। आई बात समझ में? 2036 में तक ये क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रूस के बनेंगे। तो आशा है जो बातें बताएंगे आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार कचरा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार कचरा उत्पादन में भारत का स्थान तृतीय है, यानी कि तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। अब देखिए तीसरा स्थान भारत का है। अब इसके स्थान के बारे में बात करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।
अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैटरी है और हमने क्या किया, उसका उपयोग किया और उपयोग करने के बाद कुछ दिनों तक उपयोग हमने किया, फिर उसके बाद उसका उपयोग बंद कर दिया। तो जब उसका उपयोग हम बंद कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ई वेस्ट। क्या करते हैं, ई वेस्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसे कहते हैं। वो उसके मामले में भारत की स्थान पर रहा है, तो उसके मामले में भारत की स्थान पर रहा है, ई वेस्ट के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। अब देखिए भारत तो तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन पहले स्थान पर चीन रहा है। कौन, पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है। कौन, यूएसए यानी कि अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। और एक और बात मान लेते हैं, पूरे विश्व में 100% क्या होता हो, ई वेस्ट, जो यह ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 है, इसके अनुसार पूरे विश्व में मान लेते हैं कि 100% क्या होता हो, कचरे का उत्पादन होता हो। तो जो 100% 100% कचरे का उत्पादन होता है, उसमें से चीन, अमेरिका और भारत, ये तीनों मिलकर 38% कचरे का उत्पादन करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी होगी कि तीनों मिलाकर कितने कचरे का उत्पादन करते हैं विश्व के, तो विश्व के कुल 38% कचरे का उत्पादन करते हैं। कौन, अमेरिका, चीन और भारत। और इसमें पहले स्थान पर कौन है, चीन है, दूसरे पर कौन है, अमेरिका है, और तीसरे पर कौन है, भारत है। और देखिए जो यह रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह रिपोर्ट यूएनओ के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह रिपोर्ट यूएनओ के द्वारा जारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है इसकी यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कहाँ पर पड़ता है, यूएसए अमेरिका में पड़ता है। अब देखिए 24 अक्टूबर को स्थापना की गई थी, इस कारण से यही से प्रश्न बन जाता है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस। कौन है, एंटोनियो गुतेरस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरस या गुतेरस है। एक कहाँ के, अगर ये पूछ लिया जाए तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ये किस नंबर के हैं, तो ये 9 हैं। कौन है, 9th नंबर के हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रामागुंडम परियोजना की समीक्षा की है। यह परियोजना कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो रामागुंडम परियोजना कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो यह तेलंगाना में विकसित की जा रही है। कहाँ पर, तेलंगाना में विकसित की जा रही है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने रामागुंडम परियोजना की समीक्षा की है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य में विकसित की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बात किसकी है, ये केंद्रीय मंत्री कौन है, सदानंद गौड़ा है। कौन, सदानंद गौड़ा है। तो सदानंद गौड़ा कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, तो ये है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री। कौन, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है भारत के, तो वे कौन है, सदानंद गौड़ा हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हुई है तेलंगाना की। तेलंगाना देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि सदानंद गौड़ा जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री, इन्होंने क्या किया है, एक परियोजना की समीक्षा की। और परियोजना क्या है, रामागुंडम परियोजना। अब यह जो परियोजना है यह कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो तेलंगाना में विकसित की जा रही है। देखिए बात आई है किसकी, तेलंगाना की। तो तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत का 29वां राज्य है। कौन सा, अगर यह पूछ लिया जाए कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है, तो भारत का 29वां राज्य है। अगर यह पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे नवीनतम राज्य भी कौन होगा, तेलंगाना होगा। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है, हैदराबाद। इसकी राजधानी कहाँ पर है, हैदराबाद है, जो कि कहाँ पर स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। आप देखिए जो हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और जो देखिए यहाँ पर तेलंगाना की बात की तो तेलंगाना 29वां और भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। कब की गई थी, 2 जून 2014 को की गई थी। जब यह क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था।
तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। और इसकी स्थापना कब होती है? 2 जून 2014 को ही की गई। और यह भारत का 29वां राज्य बना और सबसे नवीनतम राज्य भी कौन है? तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि कहां पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए हैदराबाद में एक झील स्थित है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। क्या? हुसैन सागर झील। जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया, जैसे इसका एक ट्रिक है क्या? हुस्न को देखने के बाद दिल में क्या आ जाता है? गाना आ जाता है। तो जो हुस्न से क्या होगा? हुसैन सागर, और दिल में क्या आ जाता है? गाना आ जाता है। तो दिल में मतलब जो इसका आकार है वो कैसा है? दिल के आकार की है ये हुसैन सागर झील। और गाना आ जाता है तो कहां पर पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। तो हुसैन सागर झील कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आई बात समझ में? अब देखिए जो यह परियोजना है जिसका नाम क्या है? रामागुंडम परियोजना। अब यह जो परियोजना है, जो रामागुंडम परियोजना है, यह देखिए यह क्या है कि यह 99% पूर्ण हो चुकी है। क्या हो चुकी है? 99% पूर्ण हो चुकी है। मतलब यह अपने समाप्ति की ओर है। किस ओर है? अपने समाप्ति की ओर है। और इस परियोजना की शुरुआत, जो यह परियोजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। कब? 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। आई बात समझ में? कब? 2016 में। और यह क्या है? यह 99% पूर्ण हो चुकी है, लगभग समाप्ति की ओर है। तो अब यहाँ पर देखिए जो यह रामागुंडम परियोजना है इसको हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो इसलिए चर्चा में है कि अब इस समय वर्तमान में कहां पर विकसित की जा रही है? तेलंगाना में विकसित की जा रही है। और यह लगभग 99% क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। और इसकी शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और देखिए जो यह परियोजना है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यह किसके द्वारा जारी की गई है? रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा। तो इसको जारी करने का, परियोजना को जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यूरिया के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? यूरिया के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है? यूरिया की बात हुई है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, और यह कई बार पूछा गया है कि भारत की विश्व का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? विश्व का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह कौन है? यूरिया है। कौन है? यूरिया है। आई बात समझ में? यूरिया विश्व की पहली ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में पहली बार किसे बनाया गया था? यूरिया को बनाया गया था। इसका अगर सूत्र पूछा जाता है साइंस में, यह प्रश्न कई बार पूछा गया। और इसका सूत्र क्या होता है? तो NH2CO NH2 होता है। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।